विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान मानवता को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तर्क आधारित विज्ञान समाज की पूंजी होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्यात्म से जुड़ने पर ही दोनों का भविष्य टिका हुआ है। विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान सबसे बड़ा वरदान है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ प्राणी की रचना करना चाहता था। वह इस दिशा में लाखों वर्ष प्रयास करता रहा। अपनी कल्पना के प्राणी की रूपरेखा तैयार करने और उसे एक आकृति देने में जुटा रहता। वह आकृति को जांचना परखता रहा, उसमें सुधार करता रहा और अंततः उसमें प्राण डाल दिए। वह प्राणी मानव ही था। उस प्राणी में जैसे ही जीवन का संचार हुआ, वैसे ही दो बातें देखने को मिली। पहली बात यह थी कि उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। इससे ईश्वर प्रसन्न हुआ। दूसरी बात यह हुई कि मानव ने अपना मुंह खोला और उससे जो शब्द निकले वे ईश्वर के प्रति धन्यवाद के शब्द थे। ईश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह अपनी रचना को देखकर खुशी से महसूस करने लगा कि मानव ने दो अच्छे कार्य किए हैं। अचानक ईश्वर को लगा कि आदमी में कुछ कमी रह गई है। अगले ही क्षण उसने आग की रचना कर डाली, जिससे शैतान पैदा हो गया। शैतान ने पैदा होते ही खुदा से कहा, ए खुदा, तुमने आदमी के बनाने में लाखों साल लगाए, किंतु तुमने मुझसे आग से एक ही क्षण में पैदा कर दिया, इसलिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ईश्वर जिसने इस जहान की बनाया, तारे और ग्रहों से भरे ब्रह्मांड को बनाया, वह शैतान की बातों से हैरान हो गया। एक तरफ तो उसने इंसान जैसे खूबसूरत प्राणी को बनाया और दूसरी तरफ शैतान को भी पैदा किया। ईश्वर ने इस पर काफ़ी सोचा। उसने दोनों पर गौर किया। फिर इंसान और शैतान को साथ बैठाकर अपना यह संदेश दिया, मैंने इंसान को बनाया और उसमें सोचने समझने की शक्ति दी। मैं खुद के बनाए सभी प्राणियों को आदेश देता हूँ कि वे अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल कर मेरे रूप तक पहुँचने की कोशिश करें। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानव कल्याण के निमित्त एक ही परमात्मा का अनुग्रह चाहते हैं। तुर्की के सूफी कवि रूमी ने भी कहा है, देवदूत अपने ध्यान के बल पर स्वतंत्र है, जानवर अपनी अज्ञानता के कारण आज़ाद है। इन दोनों के बीच जो है उसे इंसान कहते हैं और इंसान दिन रात संघर्ष करता रहता है। यह मानव जीवन का मिशन है और विज्ञान मानवता को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तर्क आधारित विज्ञान समाज की पूंजी है। हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, राजनीति, नीति निर्माण, धर्मशास्त्र, धर्म या न्याय जैसे किसी क्षेत्र में कार्यरत रहे, हमें आम लोगों की सेवा करनी ही होगी, क्योंकि ध्यान और सभी प्रकार के कार्यों का मूल मंत्र मानव कल्याण है। विज्ञान सार्वभौमिक है। विज्ञान के अंतर्गत जिज्ञासा प्रकट की जाती है और प्रकृति के नियम में कठिन परिश्रम और अनुसंधान से उन जिज्ञासाओं का निदान ढूंढा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में तब तक जिज्ञासा प्रकट की जाती रहेगी जब तक उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता। दुनिया का विकास सीधे कार्य कारण संबंधों से नहीं हुआ है, फिर भी मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही यह धरती आज रहने लायक बन सकी है। विज्ञान बेहतर भौतिक जीवन की राह दिखाता है और अध्यात्म सच्ची राह पर चलना। विज्ञान एक रोमांचकारी विषय है और एक वैज्ञानिक के लिए समूचे जीवन का एक मिशन। विज्ञान में निपुण होने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। गणित और विज्ञान के संयोग से एक दीप्ति पैदा होती है। जरूरी यह होता है कि सिद्धांत को सामने रखकर प्रयोग किया जाए। जो प्रश्न छात्रों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और यदि वे विज्ञान से जुड़े हैं तो छात्र विज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही ये प्रश्न व्यवहारिक रूप से अनुकूल हो तथा इन पर विचार करना मनोरंजक हो। ज्ञान के इस संसार में शिक्षकों की प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, जो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखने का हौसला भी रखते हो। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जिसमें ये सभी खूबियाँ हो और यह सिर्फ शिक्षकों और शिक्षाविदों के हाथ में है। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी समस्याएं सुलझाई जाती है, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस देश में रहते हैं।
विज्ञान का क्षेत्र सीमाहीन है। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति से दुनिया में दूरियां मिट गई और यह संसार एक विश्व ग्राम बन गया। दुनिया की वास्तविक जटिल समस्याओं के निदान हेतु दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच तालमेल होना अनिवार्य है। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान और दर्शन का गढ़ माना जाता है, किंतु कुछ दशकों से भारत के वैज्ञानिकों का रुख पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया है। देर से ही सही, पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक फिर भारत की ओर आकृष्ट होने लगे हैं। ऐसा भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और क्षमता को पहचानने और देश में विज्ञान संबंधी सुविधाओं के कारण संभव हो सका है। हम जिस क्षेत्र में भी काम करें, हमें सामान्य जन की सेवा में लगे रहना होगा। सभी प्रकार के ध्यान और कर्म का मूल मंत्र सामान्य जन की सेवा है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास 2 चरण में हुआ। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कीर्ति अर्जित की, उससे देश में एक नया आत्मविश्वास जागा। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के चंद्रशेखर लिमिट और ब्लैक होल, सर सीवी रमन के रमन प्रभाव, अंक सिद्धांत के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन के योगदान, सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव के क्षेत्र में जेसी बोस, आइंस्टाइन, सांख्यिकी के लिए प्रसिद्ध एसएन बोस और ताप आयन समीकरण के लिए मेघनाथ साहा के योगदान को हम याद करते हैं। भारतीय विज्ञान के इस चरण को हम गौरवशाली चरण कह सकते हैं। इस दौर में विज्ञान की जो आधारशिला रखी गई, उसने भावी पीढ़ी का उत्साह से भर दिया। प्रकृति के नियमों के अंतर्गत कठिन परिश्रम और अनुसंधान करते हुए उनका सही उत्तर ढूंढना विज्ञान है। इन वैज्ञानिकों में जो अनूठी समानता थी, वह यह थी कि अपनी जिंदगी की बाधाओं और समस्याओं के बावजूद उन्होंने जिस पद क्षेत्र को चुना, उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग कर दिया। सवाल, निष्ठा, प्रतिबद्धता और समझ के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल के निर्माण का भी है। इस सबसे सच्चे वैज्ञानिकों का उदय होता है। आज के समय में विज्ञान का महत्व। आज़ादी के समय देश में कई समस्याएं थी। उस समय इस्पात भवन निर्माण, पनबिजली के लिए बांध और ताप विद्युत केंद्रों के लिए प्रौद्योगिकी की तत्काल आवश्यकता थी। देश का ध्यान उस समय लोगों को भोजन, जल, आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसी ज्वलंत सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ था। देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, फिर भी हमारे दूरदर्शी राजनेता में अदम्य साहस था कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना का बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिया। वे केंद्र ही देश की वैज्ञानिक प्रगति के आधार बने। देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं का निर्माण से शिक्षा व्यवस्था का सशक्त आधार तैयार किया जा सका। आज वैज्ञानिकों की संख्या और उनके अनुभव की दृष्टि से भारत की गिनती दुनिया के अग्रणी देश में होने लगी है। हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें हम न केवल उधार ली गई प्रौद्योगिकी को समझने की क्षमता रखते हैं, अपितु अपने देश में ही विस्तृत वैज्ञानिक अनुसंधान के फलस्वरूप स्वदेशी प्रौद्योगिकी के निर्माण का सामर्थ्य भी रखते हैं। औषधि क्षेत्र में विस्तृत अनुसंधान और इस दिशा में हुई प्रगति के कारण दुनिया के देशों को हम अपने उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद हमने लंबा सफ़र तय किया है। अब हम सिर्फ प्रौद्योगिकी के खरीदार नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज दुनिया में किसी देश की ताकत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी से तय होती है, जैसे कि पेटेंट और अनुसंधान पत्रों से पता चलता है। ऐसे में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के सतत निर्माण के साथ साथ नई खोजें भी करता रहे। आज विज्ञान के जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसमें ऐसी नवीनता और दूरदृष्टि की आवश्यकता है
जिसके द्वारा इस प्रतियोगी विश्व के लिए भावी समय में हम अनुकूल प्रौद्योगिकी केंद्र बन सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तालमेल। प्रौद्योगिकी के कई आयाम हैं। एक के सहारे आर्थिक खुशहाली आती है तो दूसरे की मदद से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्षमता पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर रासायनिक अभियंत्रणा के विकास में जहां एक ओर उर्वरकों का उत्पादन हुआ, वहीं दूसरी ओर इससे रासायनिक हथियारों का भी निर्माण हुआ। इस तरह वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तैयार की गई रॉकेट प्रौद्योगिकी से दूर संवेदी और संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। साथ ही इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण भी किया जा सका। संचार प्रौद्योगिकी के साथ गणित और कंप्यूटर का मेल होने से सूचना प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। इस सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रशासन, वाणिज्य, स्वास्थ्य और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को क्रमशः ई प्रशासन, ई वाणिज्य, दूर चिकित्सा, टेलीमेडिसन और दूर शिक्षा टेली एजुकेशन का स्वरूप दिया जा सका। प्रौद्योगिकी मानव के पास उपलब्ध एक बहुआयामी उपकरण है जो आर्थिक प्रतियोगिता के ज़मीनी समीकरण में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। विज्ञान का उपयोग करने पर वह प्रौद्योगिकी के निकट आ जाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग नवोत्पादन में होता है तो वह अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ जाती है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जब प्रौद्योगिकी से जुड़ जाते हैं तब समाज में खुशहाली आती है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। हमारे देश का पहला सपना राजनीतिक आज़ादी थी। राजनेता और जनता आज़ादी के लिए मिलकर लड़े और देश स्वतंत्र हो गया। अब हमारे सामने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का दूसरा सपना है। इस मिशन के 5 पक्ष हैं: कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विद्युत के साथ आधारभूत संरचना का विकास और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत तभी विकसित राष्ट्र हो सकता है जब समग्र अधिक विकास और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता हो। अतएव यह अनिवार्य है कि राष्ट्रीय संकल्पना और ध्येय प्रौद्योगिकी के विकास तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से जुड़ जाए। विज्ञान का क्षेत्र देश की सीमा से आगे है। प्रौद्योगिकी और अध्यात्म से आत्मनिर्भरता। सन 1893 में एक जहाज जापान से अमेरिका जा रहा था। उस जहाज पर अध्यात्म से आत्मनिर्भरता। सन 1893 में एक जहाज जापान से अमेरिका जा रहा था। उस जहाज में सैकड़ों लोग थे, जिनमें 2 विशिष्ट भारतीय, स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा भी थे। जमशेदजी अटलांटिक के उस पार से इस्पात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी लाने जा रहे थे, जिसके आधार पर वे भारत में इस्पात संयंत्र स्थापित करते। इससे पहले जमशेदजी इसी मकसद से इंग्लैंड भी गए थे, किंतु वहाँ के इस्पात निर्माताओं ने उन्हें यह प्रौद्योगिकी देने से मना कर दिया। उन लोगों ने जमशेदजी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यदि भारतीय इस्पात का उत्पादन करेंगे तो ब्रिटेन के लोग क्या उसका भोजन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी से अमेरिका यात्रा का कारण पूछा। इस पर जमशेदजी ने कहा कि वे भारत में इस्पात उद्योग लगाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि इस्पात प्रौद्योगिकी के 2 पक्ष हैं, पहला इस्पात विज्ञान और दूसरा उत्पादन प्रौद्योगिकी। आप देश में जो लाएंगे वह होगी धातु प्रौद्योगिकी, किंतु धातु विज्ञान तो आपको देश में ही विकसित करना होगा। इस कथन ने जमशेदजी के मन में पल रहे सपने पर सान चढ़ा दी। जमशेदजी अमेरिका से इस्पात प्रौद्योगिकी लाने में सफल रहे और जमशेदपुर में टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना संभव हुई। कुछ सालों के बाद सन 1898 में जमशेदजी एन टाटा ने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखा। 23 नवंबर 1898। प्रिय स्वामी विवेकानंद, मुझे विश्वास है कि आपको जापान से शिकागो की वह यात्रा याद होगी जिसमें जहाज पर मैं आपके साथ था। मुझे भारत में संन्यास भाव के विकास के संबंध में आपके विचार अभी भी याद है। आपका वह वचन जो आपने सन्यासियों के कर्तव्य के संबंध में कहा था। सन्यासी का कर्तव्य है कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट न करे बल्कि इसको उपयोगी कार्य में लगाए। मैं इन विचारों का उपयोग विज्ञान अनुसंधान संस्थान की अपनी योजना में करना चाहता हूँ। इस संस्थान के संबंध में आपने ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। मैं मानता हूँ कि संन्यास भाव का इससे बेहतर उपयोग कहीं नहीं हो सकता। इस भाव से भरे हुए लोगों के लिए मठ या आवासीय परिसर स्थापित किए जाए जहाँ वे साधारण सुविधाओं के बीच जीवन गुजारते हुए अपने आप को विज्ञान और मानविकी के विकास के लिए समर्पित कर दे। मेरा विश्वास है कि यदि कोई सक्षम नेता इस तरह के संन्यास के पक्ष में अभियान चलाता है तो इससे संन्यास, विज्ञान और देश की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होगी। मैं जानता हूँ कि इस अभियान के सर्वश्रेष्ठ नायक विवेकानंद ही हो सकते हैं। क्या अपनी परंपरा में ऐसा जीवन मूल्य पैदा करने के ध्येय में आप अपने आप को लगाने की सोच रहे हैं? अच्छा होता यदि इस संबंध में जनजागृति फैलाने के आशय का एक प्रेरणादायी पैम्फलेट आप तैयार करते। मुझे इसके प्रकाशन का पूरा व्यय वहन करने में खुशी होगी। जमशेदजी एन टाटा। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम वर्तमान में काम करते हैं उसके भविष्य के लिए अनुसंधान, दूरदृष्टि और ध्येय होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद और जमशेदजी जैसे दूरदृष्टा की कोशिशों से सन 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हो सकी। भारतीय विज्ञान संस्थान दो महान व्यक्तियों की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ। यह भौतिकी, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उत्पाद, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का एवं विश्व स्तरीय संस्थान है। धर्म विज्ञान का एक समर्थन करता है। अनुभवी, बुजुर्ग, ताकतवर, प्रौढ़, नौजवान या फिर मासूम, अधिकांश भारतीय धर्म को शांति और सुरक्षा का साधन मानते हैं। धर्म खूबसूरत बगीचों की भांति है जिनमें सुंदरता और शांति बिखरी रहती है। पेड़ों की झुरमुट में प्यारी चिड़िया चहकती रहती है। यकीनन मैं धर्मों का खूबसूरत बगीचे ही मानता हूँ। वे सम्मोहक द्वीप जैसे होते हैं। ये मन आत्मा की प्यास बुझाने वाले उद्यान होते हैं, तथापि द्विज जैसे होते हैं। धर्म, आत्मा और मन की प्यास बुझाने वाले उद्यान होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक प्रोफेसर विक्रम साराभाई डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर विषुवत रेखीय क्षेत्र में भारत के लिए एक उपयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने कई जगह का दौरा किया और अंततः केरल के थुम्बा नामक स्थान को इस काम के लिए उपयुक्त माना, क्योंकि यह स्थान विषुवतीय क्षेत्र में है और आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह अनुकूल है। जब प्रोफेसर विक्रम साराभाई थुम्बा पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वह घनी आबादी वाले कई गांवों से घिरा है और उसके इर्द गिर्द हजारों मछुआरे रहते हैं। यहाँ सेंट मैरी मैगाडालेन जैसा प्राचीन चर्च और एक बिशप के घर भी थे। प्रोफेसर विक्रम साराभाई थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र को मंजूरी दिलाने के लिए कई राजनेताओं और नौकरशाह से मिले, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्हें त्रिवेंद्रम के बिशप परम पावन रेक्ट रेव डॉक्टर पीटर बनार्ड परेरा से मिलने का सुझाव दिया गया। शनिवार का दिन था जब प्रोफेसर विक्रम साराभाई बिशप से मिले। बिशप मुस्कुराए और उन्होंने उनसे अगले दिन चर्चा को आने के लिए कहा।
रविवार की सुबह चर्च में अनुष्ठान। बिशप मुस्कुराए और उन्होंने उनसे अगले दिन चर्च आने के लिए कहा। रविवार की सुबह चर्च में अनुष्ठान के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिशप ने कहा, मेरे बच्चों, अभी हमारे बीच एक महान वैज्ञानिक मौजूद है जो हमारे चर्च और निवास स्थान का उपयोग विज्ञान के काम के लिए करना चाहते हैं। प्रिय बच्चों, विज्ञान तर्क के रास्ते से ढूंढता है। एक तरह से विज्ञान और अध्यात्म जन कल्याण के लिए ही परमात्मा का आशीष पाना चाहते हैं। मेरे बच्चों, क्या हम परमात्मा के घर को विज्ञान के कार्य के लिए दे सकते हैं? आमीन की गूंज उठने लगी और देखते ही देखते पूरा चर्च इस ध्वनि से गूंजने लगा और त्रिवेंद्रम के बिशप परम पावन रेक्ट रेव डॉक्टर पीटर बेनार्ड परेरा ने पालिथुरा थुम्बा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए चर्च का उपयोग करने का महान निर्णय लिया। इस चर्च में हमने डिज़ाइन सेंटर खोला, रॉकेट की असेंबलिंग शुरू की और FRP उत्पाद के लिए फिलामेंट वाइंडिंग मशीन की रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार बिशप का घर वैज्ञानिकों का घर बना। बाद में तुम्बा रॉकेट इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन TERLS के नेतृत्व में देश में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC सहित कई केंद्र स्थापित हुए। यदि धर्म के सभी मनकों को प्रेम और दया की माला में गूंथते हैं तो भारत एक खुशहाल देश बन जाएगा। जब भी मैं इस घटना के विषय में सोचता हूँ तो देखता हूँ कि किस प्रकार तेजस्वी आध्यात्मिक पुरुषों और वैज्ञानिक मिलकर मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। आज प्रोफेसर विक्रम साराभाई और रेव डॉक्टर पीटर बेनार्ड परेरा हमारे बीच नहीं है, किंतु वे उस फूल की तरह है जिसका वर्णन श्री भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है, फूलों को देखो, ये कितनी सहजता से अपनी सुगंध और मधु बिखेरते हैं, ये सभी को देते हैं, ये सभी पर अपना प्रेम लुटाते हैं। जब इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ये चुपचाप मुरझा जाते हैं। फूलों की तरह बनने का प्रयास करो। इतने गुणों के होते हुए भी इनमें अभिमान नहीं होता। 11 मई 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी घटना घटित हुई। लगातार 5 परमाणु विस्फोट हुए। मैं उस समय तपती हुई बालू के ढेर पर खड़े होकर इस घटना को देख रहा था। जिस तरह दीवार पर मानचित्र डोलता है उसी तरह से धरती डोलने लगी। मैंने महसूस किया था कि भारत जितनी चाहे उतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, किंतु इस बात के महत्व को न भूलें कि इस प्रौद्योगिकी का नियंत्रण अच्छे लोगों के पास रहे। सौभाग्य से परमाणु हथियार का पहले प्रयोग हमारी ओर से नहीं, हमारी परमाणु सोच का मूल मंत्र बन गया। इसका जन्म भारतीय सभ्यता की अनमोल परंपरा से हुआ और अहिंसा को स्वाधीनता का मूल मंत्र बनाने वाला राष्ट्रपति से उसे प्रेरणा मिली। विज्ञान और अध्यात्म के संबंध। छात्रों के साथ बातचीत के एक सत्र में एक छात्र ने जानना चाहा कि युद्ध की तैयारी को शांति के लिए सुरक्षा के रूप में कैसे उचित ठहराया जा सकता है। इसके उत्तर में मैंने कहा कि विगत 3000 वर्षों के दौरान भारत पर कई देशों के आक्रमण हुए। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर फ्रेंच, डच और पुर्तगालियों ने ये कहा अपनी कॉलोनी बसाई और आखिर में अंग्रेज़ों ने इस देश पर शासन किया। अब जबकि हम आज़ाद हैं, हमें प्रगति के लिए शांति चाहिए। जब विश्व के कई देशों के पास परमाणु हथियार है तो भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली का सामना करता है। हमने रक्षा के क्षेत्र में जो भी तय किया है वह सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया है। भारत नए ढंग का एक उद्यान। 26 जून 2004 को राष्ट्रपति भवन में एक बिल्कुल नए ढंग के उद्यान का उद्घाटन हुआ, जिसे आप आध्यात्मिक उद्यान भी कह सकते हैं। लगभग 1.25 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए इस उद्यान में 30 ऐसे पौधे लगाए गए जिनकी विश्व के विभिन्न धर्मों में महानता है। इस उद्यान के पीछे भावना है कि यह पौधे मनुष्य मात्रा के लिए भाईचारे और सुख के संदेशवाहक हो। इनमें से कई पौधों में तो स्वास्थ्य के लिए हितकारी और उपचार में काम आने वाले गुण हैं। इस उद्यान में जो लोग आएंगे उनका भावनात्मक संबंध प्रकृति से भी बनेगा और विभिन्न धर्मों में परस्पर सहभागिता से भी। प्रत्येक धर्म के अंतर्गत प्रकृति से जुड़ना भी निहित है। इस उद्यान में 31 पौधे हैं जिनके नाम हैं टेटू, अर्जुन, चंपा, मुचुकुंद, ढील्स,
जैतून, अंगूर, केला, अदरक, पीलू, हल्दी, अश्वगंधा, खजूर, अनार, चमेली, चंदन, पुदीना, अशोक, आंवला और शाल आदि ने न तो पहले किसी पर आक्रमण किया है और न ही भविष्य में किसी पर आक्रमण करेगा। हमारी परमाणु नीति का मूल मंत्र है, परमाणु हथियार का पहला प्रयोग हमारी ओर से नहीं। इसका मतलब यह है कि देश की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मिशन है। एक लड़की जानना चाहती थी कि राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम और मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम में क्या अंतर है। मैंने उत्तर दिया कि मिसाइल मैन का संबंध देश को शक्ति और सुरक्षा देने से है, जबकि राष्ट्रपति कलाम चाहते हैं कि इस देश की 100 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। एक अन्य छात्र के प्रश्न को उत्तर देते हुए मैंने कहा कि विज्ञान की कोशिश है कि लोगों का भौतिक जीवन बेहतर हो, जबकि अध्यात्म का प्रयास है कि प्रार्थना इत्यादि उपायों से इंसान सच्ची राह पर चले। विज्ञान और अध्यात्म के मिलने से तेजस्वी नागरिक का निर्माण होता। तर्क और युक्ति विज्ञान और अध्यात्म के मूल तत्व है। धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करना है, जबकि वैज्ञानिक का मकसद कोई महान खोज या आविष्कार करना रहता है। यदि जीवन के ये दोनों पहलू आपस में मिल जाए तो हम चिंतन के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहाँ उद्देश्य और कर्म एक हो जाते हैं। भाग समाप्त।